मेरा नाम अनन्या है और मेरी कहानी एक चिट्ठी से शुरू होती है। ये एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा था जिसे एक ऐसे डाकिया ने पहुंचाया था जो उस गांव जितना ही बूढ़ा लग रहा था जिसकी वह सेवा करता था। चिट्ठी मेरी बड़ी बुआ की तरफ से थी, एक ऐसी औरत जिनसे मैं कभी मिली नहीं थी। उन्होंने एक बड़े पुश्तैनी घर प्रतापगढ़ हवेली के बारे में लिखा था जो रतनगढ़ के शांत भूले हुए गांव के अंदर बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए अपनी विरासत पर दावा करने का समय था। मैं एक शहरी लड़की थी, मुंबई के आरामदायक शोरगुल के बीच पली बड़ी थी। एक शांत गांव और एक शानदार पुरानी हवेली का विचार किसी कहानी की किताब से निकला हुआ लग रहा था। मैंने एडवेंचर की भावना के साथ अपना बैग पैक किया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मैं किस भयानक कहानी में कदम रखने वाली थी। रतनगढ़ तक का मेरा सफर लंबा और थका देने वाला था। हलचल भरी हाईवे धीरे धीरे संकरी घुमावदार सड़कों में बदल गईं, जिनके दोनों ओर घने ओवरग्रोन जंगल थे। हवा भारी और स्थिर हो गई, जिसमें नम मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी। जब मैं आखिरकार पहुंची तो गांव समय में जमा हुआ लग रहा था। घास फूस की छतों वाले छोटे मिट्टी की दीवारों वाले घर चुपचाप खड़े थे। उनके निवासी मेरी टैक्सी को उत्सुक लगभग वेरी आंखों से देख रहे थे। यहाँ एक गहरा सन्नाटा था, एक ऐसी खामोशी जो इतनी गहरी थी कि वह अननेचुरल लग रही थी। ये शांतिपूर्ण नहीं थी, ये चौकस थी। ये उस तरह की खामोशी थी जो अपनी सांस रोके हुए होती है, किसी चीज के होने का इंतजार करती है। मुझे बेचैनी की एक छोटी सी सिहरन महसूस हुई, एक ऐसी भावना जिसे मैंने तुरंत यात्रा की थकान मानकर डिसमिस कर दिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे एक बड़े इम्पोजिंग लोहे के गेट के पास छोड़ दिया। उसके पार एक लंबा घुमावदार रास्ता एक छोटी पहाड़ी पर ले जा रहा था और वहां वह खड़ी थी, प्रतापगढ़ हवेली। यह एक शानदार फिर भी उदास संरचना थी। इसकी भव्य वास्तुकला एक शानदार अतीत की बात कर रही थी, लेकिन इसकी क्रम्बलिंग दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां उपेक्षा और दुख की कहानी बता रही थी। पेंट उखड़ रहा था, नीचे के काले पत्थर को दिखा रहा था और जंगली लताएं कंकाल की उंगलियों की तरह उसके किनारों से चिपकी हुई थी। हवेली एक घर से ज्यादा एक टूमस्टोन की तरह लग रही थी, भूली हुई यादों और रहस्यों का एक स्मारक जिन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना सबसे अच्छा होता। मेरे सीने में दिल जोर से धड़क रहा था। उत्साह और एक अजीब क्रीपी डर का मिश्रण था। जैसे ही मैंने भारी कराहते हुए गेट को धकेला और रास्ते पर ऊपर चली, देखे जाने की भावना और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की डार्क एम्प्टी खिड़कियों से सैकड़ों अनदेखी आंखें मेरे हर मूव पर नजर रख रही थी। हवा लंबी अनकेम्प्ट घास से होकर फुसफुसा रही थी, जो हल्की दुख भरी आहों जैसी लग रही थी। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। मेरा शहरी दिमाग इस ईरी अकेलेपन के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह भावना बनी रही। मेरे पेट में एक ठंडी गांठ कसती जा रही थी। मैं मैसिव लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिसकी सतह पर इंट्रिकेट नक्काशी थी जो अब वोर्न और फेडेड हो चुकी थी। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने बड़े पीतल के नौकर के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था क्योंकि मैं अपने नए घर में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा की एक लहर मेरे ऊपर से गुजरी जो बाहर की गर्म उमस के बिल्कुल विपरीत थी। हवेली के अंदर की हवा बासी और धूल की गंध से भरी हुई थी, और कुछ और भी था, कुछ हल्का मीठा और घुटन भरा, जैसे मुरझाए हुए फूल। मेरे सामने एक विशाल गुफा जैसा हॉल फैला हुआ था, जिसकी ऊंची छत अंधेरे में खो गई थी। एक गंदी स्काईलाइट से चांदनी अंदर आ रही थी, जो हवा में छोटे छोटे भूतों की तरह नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही थी। सफेद चादरों से ढका फर्नीचर शांत ढके हुए आकृतियों की तरह खड़ा था, जिनकी शेप्स हल्की रोशनी में विकृत थीं। यहाँ की खामोशी और भी गहरी थी, एक भारी चादर जो सारी आवाज को सोख लेती थी। मैंने घूमना शुरू किया। मेरे कदमों की आवाज मार्बल के फर्श पर असहज रूप से गूंज रही थी। हर कमरा जिसमें मैं दाखिल हुई फेडेड ग्रैंडियर का एक टाइम कैप्सूल था। वहाँ खाली शेल्व्स वाली लाइब्रेरीज थीं, टूटे हुए शैंडलियर्स वाले बॉल रूम्स और लंबी धूल से ढकी मेजों वाले डाइनिंग हॉल्स थे, जो एक ऐसी दावत के लिए तैयार थे जो कभी हुई ही नहीं। मेरे पूर्वजों के पोर्ट्रेट गलियारों में लगे हुए थे। उनकी आंखें
डार्क सोलम तेल में बनी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे पीछे पीछे चल रही हों। उनके एक्सप्रेशन कठोर और अनसेटलिंग थे। उनकी पेंटेड मुस्कान में कोई वार्मथ नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक घुसपैठिया हूँ, किसी और के जीवन के भूतों के बीच से गुजरने वाली एक अजनबी, एक लंबी और उदास नींद को डिस्टर्बिंग कर रही हूँ जिसे अनब्रोकन रहना चाहिए था। उस पहली रात मैंने ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा कमरा चुना। उम्मीद थी कि इसका मॉडेस्ट साइज कम इंटिमिडेटिंग लगेगा। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। पुराना घर अंधेरे में जीवित हो उठा था, कराह रहा था और चरमरा रहा था, जैसे कि वह एक जीवित सांस लेने वाली इकाई हो। मैंने हल्की फुसफुसाहट सुनी जो दीवारों की दरारों से निकलती हुई लग रही थी, हालांकि मैं कोई शब्द नहीं समझ पा रही थी। ये रहस्यों की आवाज थी, दबी हुई बातचीत की, जो सदियों से प्लास्टर और पत्थर में समा गई थी। मैंने पतली चादर को अपने चारों ओर कसकर खींचा। मेरा दिल एक प्राइमल डर से तेजी से धड़क रहा था, जिसे मैं समझा या रैशनलाइज नहीं कर सकती थी। रात बढ़ने के साथ ही आवाजें और अधिक स्पष्ट हो गईं। मैंने अपने दरवाजे के बाहर गलियारे में कदमों की हल्की घसीटती हुई आवाज सुनी, धीमी और जानबूझकर। फिर पायल की हल्की टिंकलिंग आवाज आई, एक नाजुक मधुर चाइम जो इस डिकेइंग हवेली में बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस थी। ये तेज होती जाती, जैसे कोई मेरे कमरे के पास आ रहा हो, सिर्फ ऑप्रेसिव खामोशी में फेडिंग अवे होने के लिए। मैं अपने बिस्तर पर फ्रोजन पड़ी थी, मेरी आंखें खुली हुई थीं, दरवाजे को घूर रही थीं। मैं हिलने से बहुत डरी हुई थी, सांस लेने से भी बहुत डरी हुई थी। मुझे पूरा यकीन था कि प्रतापगढ़ हवेली में मैं अकेली नहीं थी। नींद ने कोई राहत नहीं दी। मैं विविड, अनसेटलिंग सपनों से परेशान थी। मैंने एक युवा महिला का सपना देखा। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन गहरी, इनकंसोलेबल उदासी से भरा था। उसने एक साधारण सफेद साड़ी और नाजुक चांदी की पायल पहनी थी, जो उसके हर मूवमेंट पर बजती थी। मेरे सपने में वह हवेली के हॉल में भटकती रहती थी। उसका रूप ट्रांसलूसेंट और इथीरियल था। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं, या किसी को जो उसे नहीं मिल रहा था। मैं ठंडे पसीने में जाग जाती थी। उसकी पायल की नकली आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उसके दुख की भावना कमरे में ठंडी धुंध की तरह लिंगरिंग कर रही थी। मेरे सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। दिन के दौरान मैंने सफाई और घूमने से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने अपने रहस्यों को कसकर पकड़ रखा था। मुझे एक पुरानी चमड़े की बाउंड डायरी एक बंद दराज में मिली। उसके पन्ने मीरा नाम की एक महिला की एलिगेंट स्क्रिप्ट से भरे थे। जैसे ही मैंने पढ़ा, मुझे पता चला कि वह एक पूर्वज थी जो एक सदी पहले हवेली में रहती थी। उसने एक निचले कास्ट के आदमी के साथ एक फॉरबिडन प्रेम के बारे में लिखा था, एक ऐसा प्रेम जिसने उसे इमेंस खुशी दी और अंततः उसके परिवार को अनबेरेबल शर्मिंदगी। उसकी आखिरी एंट्री फ्रैंटिक और निराशा से भरी थी। उसने अपने कमरे में बंद होने के बारे में लिखा था। उसके परिवार का सम्मान उसके अपराध के लिए एक भयानक कीमत की मांग कर रहा था। डायरी अचानक समाप्त हो गई। अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। जब मेरी पीठ मुड़ जाती तो चीजें अपने आप हिलने लगती। एक किताब जो मैंने मेज पर छोड़ी थी वह फर्श पर होती। एक दरवाजा जिसे मैंने मजबूती से बंद किया था वह थोड़ा खुला मिलता, जैसे कोई अभी अभी बाहर निकला हो। एक शाम जब मैं ग्रैंड बॉलरूम में खड़ी थी, मैंने एक सितार की हल्की मेलनकॉलिक धुन सुनी। संगीत दिल को छू लेने वाला सुंदर था, फिर भी इसने मुझे दुहक की एक ओवरवेलमिंग भावना से भर दिया। ये एक लमेंट जैसा लगा, खोए हुए प्यार और इटर्नल इंतजार का एक गीत। संगीत हर जगह से और कहीं से भी आता हुआ लग रहा था, एक ऐसे अतीत की गूंज जो मरने से इनकार कर रहा था। सबसे भयानक घटना एक मूनलेस रात को हुई। मैं रसोई से एक जोरदार क्रैश की आवाज से जाग गई। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर मैंने एक मोमबत्ती जलाई और जांच करने गई। रसोई अस्त व्यस्त थी। बर्तन और पैन फर्श पर बिखरे हुए थे और आटे का एक भारी बैग पलट गया था, जिससे सब कुछ एक महीन सफेद पाउडर से ढक गया था। जैसे ही मेरी मोमबत्ती की रोशनी फर्श पर चमकी, मैंने उन्हें देखा। पैरों के निशान। वे छोटे और नाजुक थे, एक महिला के पैरों के निशान जो गड़बड़ के केंद्र से पैंट्री के डार्क गेपिंग दरवाजे की ओर जा रहे थे, लेकिन कमरे में जाने वाले कोई पैरों के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था
जैसे कोई रसोई के बीच में बस प्रकट हो गया हो। हवेली में मेरे आखिरी दिन स्लीपलेस रातों और पैरानॉइड दिनों के धुंधले थे। मुझे एक लगातार ऑप्रेसिव उपस्थिति महसूस हुई, मेरी आत्मा पर एक बोझ जो मेरी एनर्जी और मेरी सैनिटी को ड्रेन कर रहा था। मुझे पता था कि वह उपस्थिति मीरा की थी। वह मैलेवोलेंट नहीं थी, लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि वह खुद घर का एक हिस्सा बन गया था, ग्रीफ की एक जीवित इकाई। वह यहाँ फंसी हुई थी, हमेशा अपने आखिरी डेस्परेट पलों को फिर से जी रही थी। मुझे उसके लिए गहरी दया महसूस हुई, लेकिन मेरी दया मेरे बढ़ते डर से ढक गई थी। मुझे पता था कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये घर एक जेल था, न केवल उसके लिए बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इसकी रोती हुई दीवारों के अंदर रहने की हिम्मत करता था। मैंने जाने का फैसला किया। मैंने कांपते हाथों से अपना छोटा बैग पैक किया। मेरी आंखें लगातार दरवाजे की ओर दौड़ रही थीं, उसकी ट्रांसलूसेंट आकृति को वहां खड़ा देखने की उम्मीद कर रही थी। घर ने मेरे जाने का विरोध किया। हवा और ठंडी हो गई, फुसफुसाहटें और तेज और अधिक इंसिस्टेंट हो गईं। सामने का दरवाजा जो मेरे आने पर इतनी आसानी से खुला था, अब मजबूती से अटक गया था। चाहे मैंने कितनी भी जोर से धकेला, वह हिला नहीं। पैनिक की एक भावना, ठंडी और तेज, मेरे अंदर से गुजरी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद मुझे बंदी बना रही थी, मुझे जाने देने से इनकार कर रही थी, चाहती थी कि मैं रुकूं और उसके अंतहीन मॉर्निंग में हिस्सा लूं। मुझे अपने गले में एक चीख बनती हुई महसूस हुई। आखिरकार एक डेस्परेट आखिरी धक्के के साथ दरवाजा कराहते हुए खुल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं घुमावदार रास्ते पर दौड़ी, मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक मैं गांव नहीं पहुंच गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, विरासत, हवेली, मेरे अतीत के भूत। मैंने रतनगढ़ से पहली बस ली। हवेली की चौकस आंखों को अपनी पीठ पर महसूस करती रही जब तक गांव नजर से ओझल नहीं हो गया। बस की खामोशी एक आराम थी, हवेली की घुटन भरी खामोशी के बिल्कुल विपरीत। मैं आखिरकार उस दुख भरी जगह के चंगुल से बच निकली थी। उस दिन के बाद से कई साल हो गए हैं और मैं शहर के आरामदायक शोर में वापस आ गई हूँ। लेकिन कभी कभी जब रात शांत होती है और मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे वह सुनाई देता है, चांदी की पायल की हल्की टिंकलिंग आवाज। और जब मैं एक डार्क खिड़की या दर्पण में अपनी परछाई देखती हूँ, एक फ्लीटिंग हॉरिफाइंग पल के लिए जो चेहरा वापस घूर रहा होता है, वह मेरा नहीं होता। वह एक सफेद साड़ी में एक सुंदर दुख भरी महिला का चेहरा होता है। मेरा मानना है कि मीरा का एक हिस्सा मेरे साथ आया, या शायद मेरा एक हिस्सा प्रतापगढ़ हवेली में पीछे छूट गया था। मैं घर से बच निकली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसकी परछाई से पूरी तरह आजाद हो पाऊंगी।